Integrated topics, page number. क्वेश्चन नंबर 4 किस पेज पे है? पेज नंबर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैसे गायब हो गया किताब से? इंटीग्रेटेड टॉपिक्स में क्वेश्चन 4 नहीं है, क्वेश्चन 3 है ये। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, पेज 762। चलें जी। मॉनेटरी आइटम्स को क्या करते हैं? ईयर एंड पर लेटेस्ट रेट पे लाते हैं। इसका नाम होता है ट्रांसलेट करना, डेटर क्रेडिटर। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर लेटेस्ट रेट पर नहीं लाते। फॉर द पर्पज दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2022 और खड़े हम 31 अगस्त 22 में हैं, लेकिन हमारा ईयर एंड 30 जून नहीं है, हमारा ईयर एंड है 31 जुलाई। कमेंट ऑन मैनेजमेंट्स व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंड 31 जुलाई 2022 आर अंडर प्रिपरेशन। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। CML is concerned with the impact of rupee devaluation. Rupee devaluation का मतलब बताएं। अगर $1 पहले 300 रुपये का मिलता था, अब 300 रुपये लेके फिरते रहें, कहीं से आपको $1 नहीं मिलेगा। अब आपको 320-25 रुपये अरेंज करने पड़ेंगे। तो पैसे रुपए की कदर कम हो गई है। यानी पहले 300 रुपया इतना कदरदान था, इतना अच्छा था कि उससे $1 मिल जाता था। अब 300 लेके घूमे, कहीं $1 नहीं मिलता। अब 320-25 जेब में होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये मतलब है इस लाइन का। CML इज कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ रुपी डिवैल्यूएशन, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $, में है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुराद है रॉ मटेरियल खरीदता होगा $, में। 15 जून से लेके 31 जुलाई तक 1.5 महीने में रुपी डीवैल्यू हो गया 200 से 240। ये तो रीवैल्यू हो रहा है, उल्टा डीवैल्यू तो नहीं हो रहा भाई। डीवैल्यू हो रहा है पर $। जहां $1 200 रुपए के अंदर था, अब यहां 200 रुपए में था डॉलर और यहां 240 रुपए का। ये किससे ने ईयर एंड का रेट दे दिया उसने, बड़ा तेज है, इधर ही दे दिया ईयर एंड का रेट। At year end, CML has the following currency balances appearing in its books. ये करेंसी बैलेंसेस हमारी बुक्स में आ रहे हैं। फॉरेन क्रेडिटर्स हैं हमारे 638 मिलियन के, जिनको इंशाल्लाह हमने अगले साल 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देनी है। तो इनको हम इंशाल्लाह पेमेंट कर देंगे 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर तक इनको इंशाल्लाह हम पैसे दे देंगे। लेकिन फिलहाल ये हमारी किताबों में क्रेडिटर के तौर पे नजर आ रहे हैं। सप्लायर का ट्रेड पेएबल, इज इट ए मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी आइटम, क्योंकि इसके बदले फ्यूचर में कैश देना है। अच्छा, इसके बाद एडवांस टू सप्लायर नजर आ रहे हैं हमारे पास। फॉरेन सप्लायर्स यानी कुछ से चीजें खरीद ली हुई हैं, उनको पैसे वापस करने हैं, और कुछ को पैसे दे दिए हुए हैं, उनकी चीजें अभी तक नहीं आई। एडवांस टू अदर फॉरेन सप्लायर्स। और कहानी सारी वही चल रही है, क्या कहते हैं, कहानी सारी वही चल रही है, कितने रह गए एज फॉलोइंग करेंसी बैलेंसेस। हाँ, कहानी सारी वही चल रही है। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी उसके ऊपर हिट हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल हमने उधार पे खरीदा हुआ है, कुछ रॉ मटेरियल हमने एडवांस पेमेंट करके खरीदा हुआ है। एडवांस टू अदर फॉरेन सप्लायर्स अमाउंटेड टू 654 मिलियन, अगेंस्ट विच द रॉ मटेरियल वुड बी डिलीवर्ड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगले 3 महीनों में इसके अगेंस्ट रॉ मटेरियल भी इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, अब CML management is of the view that above balances do not need retranslation at year end. ऊपर वाले बैलेंसेस को year end पे रीट्रांसलेट ना करो, as loss of one will set off the gain of other.
क्योंकि ये पेएबल है और ये राइट टू रिसीव है, इन दोनों के गेन लॉस आपस में नेट हो जाएंगे। फर्दर अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त से ऑनवर्ड्स, हम तो 31 अगस्त को खड़े हैं ना, 15 अगस्त से ऑनवर्ड्स रुपी काफी मजबूत होने लग गया। 240 से वापस अल्लाह का शुक्र है 208 पे आ गया। 208 रुपए लेके जाएं तो डॉलर मिल ही जाता है। अब इनके मैनेजमेंट के व्यू के ऊपर कमेंट करना है। मैनेजमेंट का व्यू पहले पढ़ लेते हैं। डू नॉट नीड रीट्रांसलेशन, इन ऊपर वाली चीज़ों को रीट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैनेजमेंट का व्यू है, इस पे कमेंट करना है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, क्या ये जो फिगर्स मुझे अवेलेबल हैं ये ईयर एंड के रेट के ऊपर हैं या जिस दिन हमने उधार पे चीज़ें खरीदी थी उस दिन के रेट के ऊपर पड़ी हुई हैं? ये चेक करना पड़ेगा। ₹638 मिलियन के क्रेडिटर हमारी किताबों में आ रहे हैं। ये $3.1 मिलियन के हमने, मिलियन से कट जाएगा, 20 ईयर एंड पे रेट क्या है? 240, और हमने क्रेडिटर को किस पे रखा हुआ है? 205 मुझे जरा सोच के बताएं, ये परचेज के दिन वाली एंट्री का फिगर इसने दी है या ईयर एंड का कैरी डाउन दिया है क्रेडिटर का? परचेज वाली फिगर दे दी है। कैसे पता चला? ये फिगर $205 पे पड़ी हुई है, तो इसकी एंट्री हो चुकी है, इसलिए तो किताबों में नजर आ रहा है इसकी एंट्री हो चुकी है। क्या हुई होगी फॉरेन क्रेडिटर्स की एंट्री? परचेज डेबिट, $3.1 की चीजें हमने कितने की खरीदी होंगी? 638 की। ये एंट्री हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या मैनेजमेंट का बात मान लें कि ईयर एंड पे रीट्रांसलेट ना करें? क्योंकि क्रेडिटर क्या है? मॉनेटरी आइटम। अब हमने करनी कौन सी है अभी तक जो अकाउंटेंट ने नहीं की हुई, वो बताएं कैसे करेंगे। $3.1 अब कितने का हो गया है? एग्जैक्ट 744 वर्सेस 638। लॉस आएगा या गेन आएगा? ये देखें ना, क्रेडिटर को 744 पे ले जाओ, एक्सचेंज लॉस डेबिट, चलें जी नोट करें। मुझे कैसे इल्हाम हुआ कि ईयर एंड की पे ट्रांसलेट नहीं हुए हुए क्रेडिटर्स मेरे, और रेट जो मैंने कैलकुलेट किया बैलेंसिंग, वो रेट वो वाला नहीं है ना। जी कमेंट करें कोई हाथ खड़ा करके, जल्दी करें ना, जल्दी, कुछ नहीं, आसान सा है। मैनेजमेंट क्या कह रही है? डू नॉट रीट्रांसलेट। बताएं, जल्दी हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं नहीं, इंग्लिश में। मैनेजमेंट व्यू ऑफ नॉट रीट्रांसलेटिंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है।
Excellent, because retranslation is required for monetary items at year end. And creditor is a monetary item, therefore it will be at year end at rupees 240, thereby recording an exchange loss of 106, and creditor will appear in books at 744. ये कुछ इस तरह का जवाब बना है। आगे चलें। एडवांस टू फॉरेन सप्लायर्स अमाउंटिंग टू 654। ये एडवांस कितने पे पड़ा हुआ है जब एडवांस दिया होगा? सर आपको कैसे पता है हो चुकी हैं? भाई ये ऊपर लिखा हुआ है ना, बैलेंसेस अपीयरिंग इन बुक्स। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट 654 डिवाइडेड बाय 218, और अगर बोंगी दोबारा मारनी है तो फिर $3 के एतबार से मैंने भेज दिए एडवांस में जी 6, वो दोबारा आ जाके उसी तरह दोबारा खड़े हो गए यहाँ पे। तो इट वाज मिसिंग, ये फिगर मिसिंग थी 218 की, ये मैंने निकाली है जी। अब क्या करना है? अपने हो तो चुकी है, अब क्या करना है? अगली एंट्री ईयर एंड पे ट्रांसलेशन नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है? मॉनेटरी नहीं, नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो ये किसी हद तक मैनेजमेंट की बात सही है, लेकिन मैनेजमेंट की लॉजिक आगे बिल्कुल गलत थी। द गेन ऑफ वन विल नॉट, ये लॉजिक तो गलत थी। तो एडवांस टू सप्लायर इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम्स, क्योंकि लाइबिलिटी टू पे कैश है या राइट टू रिसीव गुड्स हैं। और आपको याद है मैंने कहा था जब कभी गुड्स आएंगी तो बस अब उस दिन का रेट नहीं लेंगे। जब कभी गुड्स आएंगी मैंने कहा था एडवांस को क्रेडिट करेंगे और इन्वेंट्री को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड कर देंगे। याद आ रहे हैं? जब कभी चीजें आएंगी तो एडवांस क्रेडिट करके इन्वेंट्री डेबिट, उस दिन का रेट नहीं देखेंगे कभी, लेकिन वो तो अगले 3 महीने बाद आनी है चीजें। तो बोलें जी एडवांस टू सप्लायर इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम which does not need retranslation at year end. So in books this amount will appear at 654 million. Siemens management view is incorrect as per IS 21. Foreign currency trade payables are monetary item which need to be retranslated at closing rate of 240, that is 744, which should result in exchange loss of 106 to be taken to P&L. ये मैंने नहीं लिखवाया था, अभी जो बात हुई थी, इसको P&L में ले जाएं। However, advance to foreign suppliers being a non-monetary item should not be retranslated at 240. The decline in exchange rate on हाँ ये वो मैंने बताना था, उसको भूल गया। रेट का साल के बाद चेंज हो जाना ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, तो इसलिए 240 पे ही ट्रांसलेशन होनी है। वो जो रेट उसने 240 से अगला वाला दिया ना, वो इग्नोर करना था एज पर द लाइट ऑफ IS 10। फर्दर रुपी है स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग सिंस 15 अगस्त एंड इट इज ट्रेडिंग एज नाउ 208 ऑन 31 अगस्त। 31 अगस्त के समय हम खड़े हैं और हमारा ईयर एंड कौन सा है? 31 जुलाई। हम खड़े कहाँ हैं? 31 अगस्त। हमारा ईयर एंड कौन सा है? तो 31 अगस्त को रेट हो गया है 208। तो ईयर एंड के रेट पे रखते हैं या जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होनी हो, ईयर एंड के रेट पे। वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी कहाँ ऑथराइज हुई है? अगला पढ़ ले। अब जो लोग लेट आए थे बस वो फ्रेश माइंड से पढ़ें। मुंह से कुछ निकला नहीं आपके? ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन
जब मैं कहूँगा लिखना पेपर में कैसे है, फिर आप आगे बोलेंगे नहीं, ये पता तो नहीं चलाना होता कि ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है, आगे कुछ लिखना भी होता है। At year end, certain orders against which the customers have paid full amount in advance are still undelivered. साल के एंड पे कुछ ऑर्डर्स हैं अभी तक अनडिलीवर्ड हैं, 31 जुलाई तक अनडिलीवर्ड हैं। दीज ऑर्डर वाज बुक्ड एट ओल्ड प्राइसेस, ये ओल्ड प्राइसेस पे बुक हुए हैं। बट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, गाड़ियाँ बेचते हैं हम एनॉर्मसली ड्यू टू फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट्स एंड इन्फ्लेशन इन लोकल मार्केट। बस जो भी वजह बनी, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि बाहर के मुल्क से सामान मंगवा रहे हैं, उस वजह से भी मसला पड़ा हुआ है, और लोकल मार्केट में भी बहुत महंगाई हो गई है। CML कैन कैंसिल दीज ऑर्डर्स बाय रिफंडिंग द फुल अमाउंट अलॉन्ग विद पेनल्टी ऑफ 80, वो तो पैसे उसी के उसको वापस हो रहे होंगे ना, वो तो अमानत वापस हो रही होगी। एडिशनल पेमेंट हमारी है 85 की, बट वुड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड गुडविल इन द मार्केट। Therefore, CML is considering to fulfill these orders on their delivery dates in October, which would result in loss of 150 million, जिससे लॉस आ जाना है 150 मिलियन का। अब फ्यूचर में पेनल्टी कितनी बन रही है? 85, और फ्यूचर के अंदर इफ आई ऑनर 150 का लॉस आना है, लॉस ऑफ 150, एंड इफ आई कैंसल 85। CML's मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू, हमारी मैनेजमेंट का ये ख्याल है डेट लॉस ऑन दीज ऑर्डर्स, इन ऑर्डर्स पर लॉस इज अ फ्यूचर लॉस एंड डज नॉट नीड टू बी अकाउंटेड फॉर। भाई इस तरह की कहानियां ना सुनाओ हमें, फ्यूचर लॉस तो है ये हम मान रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे साथ हो गया ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता तो फिर बात होती। अच्छा, कहते हैं वैसे मेरा इरादा आपको बता दूं, CML इज कंसिडरिंग टू फुलफिल दीज ऑर्डर्स। मेरा इरादा वैसे ये करने का है, मेरा इरादा क्या करने का है? कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करने का है। An onerous contract is a contract in which unavoidable cost of meeting the obligation exceed the economic benefits. The unavoidable costs are lower of cost of fulfilling it and compensation, और दोनों में से लोअर उठाने या स्टैंडर्ड कहते हैं मैनेजमेंट की इंटेंशन देखो कि पेनल्टी पे करनी है या वो करना है, तो भाई स्टैंडर्ड पे चलेंगे। देखिए कुछ जगह स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन देता है, मैनेजमेंट की इंटेंशन पूछता है, लेकिन कुछ जगह मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं पूछता। मिसाल के तौर पे IFRS 9 में वो पूछता है बताओ शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसके मुताबिक अकाउंटिंग बना लेते हैं आपकी, कोई मसला नहीं। कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड ऑप्शन नहीं देता, स्टैंडर्ड कहते हैं बस ये आपने दोनों में से लोअर पे रिकॉर्ड करना है। अब मैनेजमेंट की ये इंटेंशन है कि मैंने फुलफिल ही करना है, इससे स्टैंडर्ड तो नहीं बदल जाएगा, तो इसलिए दैट लाइन वाज वेरी डिस्टर्बिंग। CML इज कंसिडरिंग टू फुलफिल, CML कह रही है कि मैंने तो पूरे ही करने हैं। तो ठीक है, चाहे तुम्हें फ्यूचर में 150 का नुकसान बर्दाश्त करना है, वो जब फ्यूचर में होगा स्टैंडर्ड कहता है लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करो। अच्छा, ये लाइन भी अब डालने लग जाए, द अनअवॉइडेबल कॉस्ट वाला लफ्ज, द अनअवॉइडेबल कॉस्ट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ। अभी तक हम ज्यादातर यही लिखाते थे, इट विल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट टू फुलफिल इट एंड कंपनसेशन और पेनल्टीज ऑन कैंसलेशन, लेकिन ये लाइन भी डाला करें। तो लिखें जी, दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, this contract has become an onerous contract as per IAS 37. ये लाइन भी डालाया करें। अब मैंने आपको ना पैरा 68 याद करने को कहा था, ये लाइन भी डालाया करें, बिकॉज अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन एक्सीड द इकोनॉमिक। चलें आज ये भी डालें, because unavoidable cost of meeting the obligation, पेनल्टी अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है? अनअवॉइडेबल है, और फुलफिल करना भी अनअवॉइडेबल है, लेकिन दोनों अनअवॉइडेबल में से छोटा वाला अनअवॉइडेबल चलना होता है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या काम पूरा करके 150 बर्दाश्त करें नुकसान, या काम अधूरा छोड़ के
85 का, तो दिस इज नॉन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट, therefore the unavoidable costs are recorded at lower of cost to fulfill it and any penalty on cancellation. अमाउंट्स फिर मैं आगे बताने लगा हूं. Therefore a provision should be made for 85 million. अमाउंट्स ठीक है, फिर साथ साथ बता देते हैं. Therefore a provision will be made for 85 million. मैनेजमेंट का व्यू क्या था वो भी तो बताना है ना थोड़ा सा. Management the view at loss on these orders is a future loss. As far as the management views is concerned, future losses are recorded in case of onerous contract. Future loss record किए जाते हैं. So view is incorrect या जो भी था एंड पे. CML manual is incorrect as per IS 37. This is an onerous contract because unavoidable cost of meeting the obligation exceed the economic benefits. The unavoidable cost reflect the least net cost of exiting from contract. ये उस पे शक ना लिखें, which is lower of cost of fulfilling it. Any penalties. So CL should recognize a provision of 85, irrespective of management decision. Irrespective of management decision of fulfilling contract क्यों लिखा है इसने? क्योंकि उसकी इंटेंशन ये थी ना, इंटेंशंस को नहीं देखना हमने. जी टेस्ट वाला सवाल पेज 777. नोट बनाना है 2023 का पे 778 सॉरी. Question 3. The following information pertains to intangibles of Irresistible Limited. Irresistible क्या होता है? अच्छा, IL started research and development on Yakam February. Up till launch date 31 December, the following expenditures incurred. Though the development activity started on Yakam May, the recording criteria for capitalization of intangible was only met on Yakam June. तो बस यकम जून से यकम दिसंबर तक की चीज़ों को कैपिटलाइज करना है. यकम फरवरी को रिसर्च शुरू हुई, यकम मई को बुरी वाली डेवलपमेंट शुरू हुई, यकम जून को अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू होगी. अच्छा जी, स्टाफ की सैलरी फरवरी से नवंबर की दी हुई है, मुझे चाहिए जून से दिसंबर की सिर्फ. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 months into 6 divided by फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, डिवाइडेड बाय 10, 36. इक्विपमेंट की तो डिविजन डालेंगे ना इसमें, अच्छी वाली फेज की. इक्विपमेंट की लाइफ किधर है? ये डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12.
हाँ यार प्लीज, इक्विपमेंट को जब आप डिवाइड करते हैं 5 से तो 1 साल की डिडक्शन आती है। ये कोई इस तरह का खर्चा नहीं है कि ये खर्चा फरवरी से नवंबर हुआ है, ये तो किसी एक दिन खड़े होकर खरीदा है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 साल की डेप्रिसिएशन। और 1 साल की डेप्रिसिएशन में से अगर अप्रैल से दिसंबर की निकालेंगे, वो 9 महीने की टोटल डेप्रिसिएशन आनी है। मैं पीपी का सवाल तो कर नहीं रहा ना, मैंने जनरल एंट्रियां करनी है। तो 9 महीने की टोटल डेप्रिसिएशन है, 9 में से 6 की कैपिटलाइज होनी है। बाकी जो अप्रैल में की है वो एक्सपेंस में जानी है, और दिसंबर की भी, बस जून से दिसंबर की कैपी। और खुदा के लिए 120 डिवाइड बाय 5 1 साल की डिडक्शन होती है, इसलिए इसको इंटू 6/12 किया। लड़ाई कर दे सुबह सुबह शुरू। ये तो फरवरी टू नवंबर, 6/10 ही कर देना इसको तो जी। ये कितने महीने का खर्चा है, मुझे कितने का चाहिए, 42। बहुत ज्यादा नंबर थे इस सवाल के, 9 नंबर का सवाल नहीं था ये, 4-5 मिनट का सवाल था सिर्फ। आगे, क्योंकि रेपिटेटिव एडजस्टमेंट्स हैं जो हमेशा आती हैं। कंसल्टेंट फी, ओ तेरी खैर, मई टू नवंबर, तो ये कितने अरसे की हैं, 7 मंथ्स की। तो इंटू 6/7, 24। 114 इज द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। और इसकी अमोर्टाइजेशन तो ऐसे निकलेगी ना, 114 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1/12। बात खत्म, 1-2 मिनट का था ये। सो ये 114 आप लिख लें, फिर आगे चलते हैं। वन 114 वाले हाथ खड़ा करें पेपर में, 1 2, बस 3 4 5 लोगों में 114 आया था। क्या गलती की थी भाई, जल्दी जल्दी गलती बताएं। ठीक है, पेपर नहीं दिया था। और गलती क्या की थी, स्टाफ सैलरी को क्या किया था, क्या किया था, बिल्कुल ही नहीं डाली, स्टाफ सैलरी कैपिटलाइज ही नहीं की। साइंसदानों की तनख्वाह ही तो मेन चीज होती है। ओके जी। IS 38 वेबसाइट कॉस्ट्स। हाँ जी, किधर है, ये किधर है। ऑन 1 जुलाई 2023 आया लॉन्च न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो सिर्फ उस वेबसाइट को कैपिटलाइज किया जा सकता है जिससे आपने सेल करनी हो, तो इसलिए ये तो सेल वाली है, इसको कैपिटलाइज करेंगे। द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड इंटरनली एंड मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वेबसाइट आर एज फॉलोज। एक्वायरिंग ऑफ वेब सर्वर एंड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब सर्वर एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के ताबे रह के हार्डवेयर ही रहता है। तो इन दोनों पे, इस पे IS 16 लगना था। कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पिक्चर्स ऑफ एंटिटीज प्रोडक्ट्स। ये चाहे अच्छी वाली भी हो, फिर भी ये एक्सपेंस में जानी है, इसको एक्सपेंस में डालेंगे। कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज एंड सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, ये प्लानिंग फेज है, इसको भी एक्सपेंस में डालेंगे। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट ऑन द वेबसाइट, क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट ऑन द वेबसाइट, क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट ऑन द वेबसाइट, डेवलपमेंट फेज है, इसको कैपिटलाइज करेंगे। 13 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। डेवलपिंग कोड एंड इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑन वेब सर्वर, डेवलपिंग कोड एंड इंस्टॉलिंग इट ऑन
डेवलपिंग कोड एंड वो सारा कितना 8 प्रोवाइडिंग एडिशनल डिस्काउंट टू कस्टमर्स फॉर ऑर्डरिंग थ्रू वेबसाइट, ये तो कस्टमर को डिस्काउंट है, ये तो एक्सपेंस में जाएगा। रजिस्टरिंग ऑफ डोमेन नेम्स किधर है, कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ऑब्टेनिंग डोमेन नेम कितना, बस ख़त्म हो गया सवाल। अगली लाइन पढ़ें। ये कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होगी। बाकी जब इनटेंजिबल्स में ये सवाल आता था तो उसमें ये मांगा होता था कि जिनको एक्सपेंस में डालें उनकी रीज़न बताएं, बस ये पूछा होता था। बिकॉज डेट रिलेटेड टू प्लानिंग फेज, इस तरह की लाइनें लिखते थे हम। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वेबसाइट वुड बी टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट इन 4 ईयर्स। वैसे तो 4 ईयर्स में इसने ऑब्सोलीट हो जाने, हाउएवर हमारा इरादा है कि इस पर एडिशनल खर्चा करेंगे वेबसाइट पे, विच विल इनेबल टू यूज़ इट फॉर 8 ईयर्स, जिसकी वजह से ये 8 ईयर्स तक चलेगी। बता दें जी, यूज़फुल लाइफ इसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन में लें या फ्यूचर प्लान को सामने रखते हुए? इसी कंडीशन में लें, ये तो प्लान है, और विच विल इनेबल फिर होगा जब प्लान एग्जीक्यूट होगा। अभी तो प्लान ही किया हुआ है कि फ्यूचर खर्चा खरीदेंगे। तो मेरे पास बस है, मैंने सोचा हुआ है 10 साल बाद उसमें थोड़ी सी और कुर्सियाँ लगा के बढ़ा दूंगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो 4 साल ही है ना इसकी लाइफ, इसकी कॉस्ट को 4 साल पे ख़त्म कर दें, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, लेकिन इनटू शायद 6/12 भी करेंगे क्योंकि इस दिन लॉन्च हो गई है। इनटू 6/12 भी करेंगे जी। हाथ खड़ा करें, सही था जी। अब बाकियों ने क्या गलती की जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया? चीज़ें भूली हुई थी, और तो कोई मसला नहीं होगा। चलो अच्छा, ये वाला सवाल मैंने पूरा कराना है। जो ज़रा जाना चाहते हैं वो चले जाएं, इसको पार्ट सी के तौर पे अटैच कर देंगे या क्या कर देंगे। बहरहाल टेस्ट का सवाल है, कभी ना कभी तो करना है, जिसका दिल चाह रहा है करने को ठीक है, नहीं तो क्लोज़ करो। बस पार्ट बी इतना ही था, आधा घंटा बस।